हेलो गाइस, आपके लिए एनवाईए एपिसोड लाए हैं। हर दिन एनवाईए एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। CH1 अभय आर्यन। इंट्रोडक्शन। आर्यन फैमिली एशिया की जानी मानी फैमिली समझ लीजिए। इंडिया के पहले नंबर पर राज करते हैं और एशिया के तीसरे नंबर पर। अगर किसी का इंडिया में पहला राज है तो वह है आर्यन फैमिली का। बॉलीवुड से लेकर कंस्ट्रक्शन कंपनी की बागड़ों आर्यन फैमिली के हाथ। समझ लीजिए कि उनकी इजाजत के बिना यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आर्यन इंडस्ट्रीज का पूरा नाम है आर इंडस्ट्रीज। फैमिली के मेंबर। राजवीर आर्यन दादाजी इंडस्ट्रीज में काम की शुरुआत इन्होंने ही आज से 50 साल पहले की थी। राधा आर्यन दादी हाउस वाइफ एंड घर की हेड कुछ अनाथ आश्रम चलाती हैं। एक जमाने में बेहतरीन सिंगर रह चुकी हैं। दीपक आर्यन सन ऑफ राजवीर आर्यन। जैसे दीपक ज्योति के बिना खाली है, वैसे उनकी वाइफ ज्योति आर्यन यह अपनी सास के साथ अनाथ आश्रम चलती हैं। इतने बड़े परिवार की बहू होने का आज भी घमंड नहीं है और अब इन्हें अपनी बहू भी ऐसे ही चाहिए। अभय आर्यन हमारे हीरो। अभय आर्यन सोना सा मुंडा, किसी ग्रीक गॉड की तरह चेहरे पर हल्की हल्की ब्रीड, काले बाल, आंखों में कोई देखे तो खो ही जाए और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इन्हें के नाम से जानते हैं। इनके बिना अंडरवर्ल्ड का पाता भी नहीं हिलता। नाम सुन लोग कांप जाते हैं। लड़कियां तो जान देती हैं इन पर, बस मजाल है कोई लड़की पर इनकी नजर टिकी हो। AR कंस्ट्रक्शन के CEO देवांश आर्यन नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट। बंदे में दम तो बात है। अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट उनके गुस्से से डरते हैं। दिव्या आर्यन ये डिजाइनिंग की स्टडी कर रही हैं। सबसे लाडली, घर में 3 पीढ़ी के बाद एक बेटी हुई थी। देवांश दिव्या दोनों जुड़वा है। अब हमारी हीरोइन रूहिका दुबे। रूहिका उर्फा रूही, बड़ी बड़ी आंख, गालों पर पड़ते डिंपल, 5 फीट 3 इंच हाइट, कॉम लास्ट ईयर में है। गुस्सा आता नहीं, आता है तो जाता नहीं। नीता दुबे रूही की मम्मी, शांत स्वभाव, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। नीलेश दुबे रूही के पापा, यह अपना छोटा सा बिजनेस चलते हैं। अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली सबसे बड़ी बेटी रूही को। अगर रूही नीलेश जी की लाडली है तो नीति नीता जी की। इनके 2 बच्चे हैं, एक तो रूही, दूसरा नीति। नीति दुबे नीति रूही की छोटी बहन। अपनी बहन से बहुत प्यार है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। हीरोइन के जैसे ही उनका स्वभाव है, दोनों बहन एक जैसी। इन्हें गुस्सा जल्दी आता है, इनकी नाक में घुसा रहता। अगर उनकी बहन को कोई कुछ बोल दे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। माफिया किंग की क्वीन, क्राउन रेड हार्ट। एपिसोड 1। दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की स्कूटी से जा रही थी। उस लड़की ने ब्लू टॉप और व्हाइट जीन्स पहन रखी थी। वह लड़की देखने में काफी सुंदर थी। लड़की की हाइट 5 फुट 3 इंच, गोरा रंग और कमर तक आते बाल। उस लड़की का फिगर काफी मेंटेन था। तभी उसे लड़की का फोन बजा। लड़की ने स्कूटी रोककर फोन उठाया। फोन पर उसकी माँ नीता दुबे का फोन आ रहा था। नीता जी चिंता करते हुए बोली, बेटा कहाँ है तू? घर कब तक आएगी? हुई माँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगी। रूही ने नीता जी को तसल्ली देते हुए बोली। ठीक है बेटा, जल्दी से आज, इतना बोल कर दी। नीता जी ने फोन काट दिया। रूही का फोन रखकर फिर से स्कूटी चलाने लगी। दूसरी तरफ एक हैंडसम लड़का कार बोनट पर बैठा हुआ था और गुस्से के में पास खड़े लड़के लड़की को घूर रहा था। राका सर, ये लड़का और लड़की पति पत्नी हैं। इन दोनों ने हमारी कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ये हमारी कंपनी की खबरें दूसरे कंपनी को भेजते हैं। राका उसे लड़के का असिस्टेंट था। लड़का कार के बोनट से उतरकर उसे लड़के लड़की के पास आता है और उसे पति पत्नी के पास आता है। उसे लड़के की हाइट 6 फुट और गोरा रंग था। लड़का, तुम लोगों को पता है, मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। इन लोगों को ऐसी सजा दो कि दोबारा कहीं नौकरी ना मिले। वह लड़का गुस्से में अपने असिस्टेंट को बोला। जी सर, राका बोलता है। पति पत्नी उसे लड़के से, हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे गलती हो गई। वह लड़का और लड़की दोनों लगभग रोते हुए बोलते हैं। लड़का, गलती की माफी नहीं होती, बल्कि सजा होती है। इतना बोलकर लड़का जाने को होता है। वैसे ही वह दोनों उसे लड़के की पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगते हैं।
तभी वहां से हमारी हीरोइन रूही का स्कूटी से गुजरती है। रूही की नजर उसे लड़के पर जाती है जिसके पैरों में दोनों पति पत्नी गिरे पड़े थे। ये सब देखकर रूही का खून खोल उठता है। रूही गुस्से में अपनी स्कूटी रोककर उसे लड़के के पास जाकर उसे लड़के को खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। क्यों मासूमों को सजा दे रहे हो? इन लड़का लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? पता नहीं कैसे संस्कार मिले हैं। राका चौंक जाता है क्योंकि अभी तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके बॉस को थप्पड़ मारने की, और यहाँ तो एक लड़की ने उसके बॉस को थप्पड़ मारा है। रूही का उन पति पत्नी को उठाकर वहां से ले जाती है और खुद भी स्कूटी लेकर वहां से चली जाती है। लड़का अपनी मुट्ठी भिंचते हुए, पता करो ये लड़की कौन है जिसने अभय आर्यन पर हाथ उठाने की जरूरत की है। राका, यस बॉस, यह कोई और नहीं हमारे माफिया किंग अभय आर्यन है। माफिया किंग में इनका नाम AR से जानते हैं। इनका अंडरवर्ल्ड का असिस्टेंट राका है, इनका राइट हैंड। कुछ लोग ही बस उनके माफिया लुक में देखा है, जिसने देखा है वह ऊपर ही गया है, कुछ को छोड़कर जो कि माफिया में साथ देते हैं। मुझे इस लड़की के बारे में पूरी जन्म कुंडली चाहिए, वह भी कल तक तुमने अच्छा नहीं किया। अभय आर्यन पर हाथ उठाकर तुम्हारी जिंदगी ना बदल दी तो मेरा नाम भी अभय आर्यन नहीं। अब जिंदगी किसके बदलेगी ये तो बाद में ही पता चलेगा। अपनी गाड़ी में बैठा और आर्यन विला की तरफ निकल पड़ा। पूरे कार में शांति थी। अभय ने आंखें बंद कर ली और कार की सीट से टेक लगा ली, पर उसे आंख बंद करते ही रूही का चेहरा दिखा। उसे याद करते ही जल्दी आंखें खोल ली। जितने सुकून से रहना है रह लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अभय नाम का ग्रहण लगने वाला है। थोड़ी देर बाद वह लोग आर्यन विला के सामने थे। अभय विला के अंदर गया और सीधा अपने कमरे में गया। वह बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। उसकी मस्कुलर बॉडी पर फिसलता पानी बेहद आकर्षक बना रहा था। वो टॉवल अपनी कमर पर लपेटकर बाहर आया। थोड़ी देर बाद वो बालकनी में खड़ा था। उसने सिर्फ एक लोअर पहना था। उसने अपनी सिगरेट जलाई और सिगरेट के कास लेने लगा, फिर सोने चला गया। दूसरी तरफ रूहिका अपने घर आई। नीलेश जी कहाँ, इतना टाइम लग गया बेटा? बस किसी को सुधारने लग गई थी, रहिका ने जवाब देते हुए कहा। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, बस अपने मन की करनी होती है, नीलेश जी बोले। आपने तो बढ़ावा दिया है इसे, नीताजी बोली। कभी कभी लगता है पता नहीं ये ससुराल में कैसे रहेगी। अरे भाग्यवान, जहां हमारी रूही का ससुराल होगा ना, देखना रानी बन के रहेगी हमारी रूही, नीलेश जी तसल्ली देते हुए। चलिए खाना खा लीजिए, दोनों को भी बुला लीजिए, नीताजी बोली। किचन में चली गई। चारों ने बैठकर डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, आर्यन फैमिली। आरती की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मंदिर में ज्योति जी आरती कर रही थी। पीछे राधा जी, राजवीर जी, दीपक जी, दिव्या खड़े हुए थे। भगवान ध्यान कर रहे थे। बस कमी थी तो देवांश और अभय, क्योंकि अभय जिम रूम में था और देवांश घोड़े बेचकर सो रहा था। ज्योति जी सबको आरती देकर प्रसाद दिया और ऊपर की ओर देखने लगी जहां अभय का जिम रूम था। वह बोली, भगवान क्या होगा इस लड़के का? कुछ नहीं होगा तुम्हारे लाडले का, बस उसे मन की करनी होती है, दीपक जी बोले। हाँ, जैसे आपका लाडला तो कुछ करता नहीं है, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। मेरा लाडला तो उठ जाता है, जिम जाता है, तुम्हारा लाडला तो बस सोता रहता है, ज्योति जी ने कहा और मुंह बनाते हुए किचन में चली गई। इसकी वजह से मुझे अपनी बीवी से रोज रोज डांट पड़ती है। दिव्या पापा, मुझे लगता है वह हमारे घर का लड़का नहीं है, ना तो शक्ल मैच करती हो ना ही अकाल। देवेश, यह चुगलखोरनी की तू ज्यादा बोल रही है, सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए। मैं चुगलखोरनी तो तू चूहा है, वैसे भी चूहा दिखता। मैं चूहा और तो तू छिपकली। मैं छिपकली, तू रूप में तुझे बताती हूँ। दोनों यहाँ से वहां भागने लड़ रहे थे, कभी सोफे के पीछे तो कभी दादाजी के पीछे। दोनों यहाँ वह एक दूसरे के ऊपर कुशन फेंक फेंक के लड़ रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक आवाज में सबको डरा कर रख दिया। यह आवाज थी अभय, जो कि अपने बिजनेस सूट में रेडी होकर खड़ा हुआ था ऑफिस जाने के लिए। देवेश और दिव्या ने जो आवाज सुन तो सीधा सर झुकाकर खड़े हो गए अभय के सामने, अच्छे बच्चों की तरह। दादाजी बड़बड़ाते हुए बोले, अंडस को आते ही साथ सबको डांटते रहता है। ज्योति जी किचन से आते हुए बोले, अरे अभय तू आ गया, चलो सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ये दोनों का तो रोज का है, इन्हें बस लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता।
चलो पापा मम्मी चलिए नाश्ता कर लीजिए, आपके लिए स्पेशली निमंत्रण लेकर आऊं। दीपक जी की तरफ देखते हुए कहा। दीपक जी अखबार पढ़ रहे थे। हाँ आते हैं। सब डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे। देवेश और दिव्या का मुंह बना हुआ था। क्या हुआ, तुम दोनों का मुंह क्यों बनाए? जल्दी जल्दी नाश्ता फिनिश करो। आप सिर्फ भाई से प्यार करते हो, हम दोनों को नहीं करते। आप हमें लगता है आप शायद कचरे से उठाकर लेकर आए थे। अभय सही कहा। अभय ने सिर्फ 2 शब्द ही कहे थे, इस बात को लेकर सब सन्नाटे में आ गए। थोड़ी देर के लिए तो सन्नाटा ही छा गया था। 2 मिनट बाद सबके हंसने की आवाज आई, सिर्फ दिव्या और देवेश को छोड़कर। उन दोनों को जब समझ आया कि भाई ने बोला क्या तो उन दोनों का मुंह बन गया। दिव्या तुझे लगता है? मुझे नहीं लगता है ऐसा। मुझे लगता मैं इसी घर की बेटी हूँ। लेकिन तेरी शक्ल देख तो नहीं लगता। लगता है तुझे कचरे से ही उठा कर लेकर आए थे, शायद हॉस्पिटल में भी बदल दिया होगा कोई। चुड़ैल तू ज्यादा मत बोल, समझ में आई मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ, लड़कियां मरती है। देवेश ने अपने बाल को उठाते हुए कहा। तेरी शक्ल देखकर लड़कियां मारेंगी ही ना, दिव्या ने बोला। चुप, एक आवाज भी नहीं आनी चाहिए। कितनी बार कहा है कि ब्रेकफास्ट के टाइम बात नहीं किया करो, शांति से ब्रेकफास्ट करो और हॉस्पिटल लिए रेडी हो। अंडिस्को, अभय ने कहा। सबका ब्रेकफास्ट हो गया ना, सब अपने अपने काम को चले हैं। अभय और देवेश दीपक जी ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस आसमान छूती इमारत जहां पर बिचों बिच लिखा हुआ था AR कंस्ट्रक्शन। अभय अपनी रॉयल रॉयस से उतरा, उसके पीछे देवेश भी। दोनों भाई को देखकर पूरा AR कंस्ट्रक्शन शांत हो गया। जो एम्प्लॉय यहाँ वहां भाग रहे थे, अब अपनी जगह बैठकर काम पर ध्यान लगाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था उनके बॉस को अगर वह काम करते हुए ना दिखे तो अभी फायर कर देंगे। अभय सबको एक नज़र देखकर अपने ऑफिस के सबसे टॉप फ्लोर अपने केबिन में चला गया। और देवेश अपने केबिन में, भले ही उसे कोई पोस्ट नहीं मिली थी, हाँ पर उसके प्रमोशंस जरूर हुए थे, इसलिए उसे केबिन मिला था, उसके वजह से बहुत सारी डील्स जरूर मिली थी। अभय का केबिन। अभय का असिस्टेंट डोर नॉक किया। सर आपका शेड्यूल। उसने अभय को उसका शेड्यूल बताया। नियम, जो कि अभय का असिस्टेंट था। ऑफिस असिस्टेंट, ओके यू कैन गो, मेरे लिए एक कॉफी भेजो, अभय ने कहा और नियम वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद अभय के टेबल में काफी रखी हुई थी। अभय की पर्सनल लिफ्ट खुली, वहां से राका आया। ये लिफ्ट सिर्फ अभय और उसके ही फैमिली मेंबर्स यूज करते थे। ये लिफ्ट डायरेक्ट वीआईपी पार्किंग से अभय के केबिन में खुलती थी। राका सर, जिस लड़की की अपने इंफॉर्मेशन मांगी थी, यह रही उसकी फाइल। फाइल वही रख दो और जो काम दिया है उसे करो, मुझे वह आदमी शाम तक चाहिए। अभय, जी सर, काम हो जाएगा, राका ने कहा और चला गया। अभय ने काफी की सीट लेते हुए फाइल खोली। फ्रंट पेज पर रेखा की बहुत प्यारी फोटो लगी हुई थी, जिसमें वह पाउट करते हुए नजर आई। अभय वह फोटो देखी, बस उसे ही देखता रह गया। मिस रुहिका, फिर उसकी फाइल पढ़ने लगा। बीकॉम फाइनल ईयर, इंटरेस्टिंग, बाइक रेसिंग का बहुत शौक है। अच्छा है, मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलकर मिस रूही का। उफ रूही। फिर फाइल बंद करके अपने काम पर ध्यान देने लगा। ऑफिस आवर खत्म हुआ, कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रूही का। सुबह सुबह ही रूही और नीति ने सर घर पर उठा कर रखा था। आज दोनों ही लेट उठी थी और लेट होने का श्रेय उसने अपनी मम्मी के ऊपर डाल दिया। नीता, माँ आपने हमें जल्दी क्यों नहीं उठाया? देखा हम लेट हो गए ना आपकी वजह से। वह लेट आप उठे और इल्जाम हम पर लगा रही है कि हमने आपको लेट किया है। अब आप जल्दी जल्दी करें, जल्दी से कॉलेज के लिए। दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए। माफिया किंग की क्वीन क्राउन रेड हार्ट। कमेंट करिए, लाइक करिए। CH2 जबरदस्ती की शादी। आर्यन फैमिली। सब डिनर कर रहे थे। दादाजी, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। खाते हुए सबके हाथ रुक गए, सब अभय को देखने लगे। मुझे शादी नहीं करनी, अभय ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। मैं पूछ नहीं बता रहा हूँ, वह लोग कल आ रहे हैं, खन्ना परिवार की बड़ी बेटी, दादाजी ने कहा। ठीक है, आप सब चाहते हैं मैं शादी करूं? अभय। सबने हाँ में मुंडी हिला दी। ठीक है, मैं शादी करूंगा, अभय। और उठकर अपने रूम में चला गया। राका को फोन कर कुछ समझाया और सोने चला गया।
संडे था आज रूहिका का घर। रूहिका को आज अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना था तो वो वहां चली गई। रहिका की फैमिली। आज संडे था, सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। डोर नॉक होने की आवाज आई, नीताजी गेट खोलने जाने लगी। मैं देखती हूँ, नीति ने कहा और गेट खोलने चली गई। उसने गेट खोला। जी आप कौन? 4-5 लोग धड़ धड़ आते हुए अंदर घुस आए। काले कपड़े पहने हुए थे, हाथों में गन। नीलेश जी नीति और नीताजी के सर पर गन तान कर कहा, जहां ले जा रहे वहां शांति से चलो। सबको गाड़ी में बैठकर ले गए। रूही अपनी फ्रेंड सिया के घर पर बैठकर बातें कर रही थी। उसके मोबाइल में एक मैसेज आया, एक वीडियो थी। उसने खोलकर देखा तो उसमें नीलेश जी नीताजी और नीति के ऊपर गन तान रखा था। वो देख उसके होश उड़ गए। उस पर एक एड्रेस लिखा था। रूहिका ने फाटक से स्कूटी उठाए और निकल गई उस एड्रेस पर। एक बंगला। ये बंगला जंगलों के बीचों बीच बना हुआ था। रूही की स्कूटी बंगले के बाहर पहुंचती है। रूहिका के पहुंचते ही एक गार्ड उसके गेट खोल देता है। रूही अंदर जाकर चारों ओर देखती है। बड़ा सा बंगला, शान और शौकत से भरपूर, हर चीज बेहद अच्छे से सजी हुई और कीमती थी। उसने एक आवाज लगाई, कौन है, कहाँ है? मेरी फैमिली, तुमने मुझे बुलाया? देखो मैं आ गई, मेरी फैमिली को छोड़ दो। कौन हो तुम? तो आप आ ही गई, आपका इंतजार था, अभय सीढ़ियों से उतरते हुए बोला। जी हाँ, अभय ने ही रूहिका की फैमिली को किडनैप किया था। तुम तो वही हो ना, उसे दिन रूही के बीच में अभय ने बोला, हाँ मैं वही हूँ। याददाश्त बड़ी तेज है आपकी मिस रूहिका। चलते चलते वो रूही के पास आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को किडनैप करने की? और एक गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अभय का चेहरा एक साइड हो गया। इस वक्त अभय की आंखें इतनी लाल हो रखी थी जैसे अभी आई फ्लू का टाइम चल रहा है। रूही का उसकी गुस्से भरी आंखें देखकर डर गई। अभय ने रहिका के एक कंधे को पकड़ा, ये दूसरा थप्पड़ मारा है, तुमने गलती कर दी, फिर बस चलता तो अभी मार देता। उसने रहिका के माथे पर गन रखते हुए कहा। हुई का डर गई। YRR मिडिल क्लास फैमिली के लिए ज्ञान लड़ी बहुत बड़ी बात होती है। पर नहीं, मैं ऐसी सजा दूंगा कि तुम हमेशा पछताओगी। और उसके कंधे को छोड़ दिया, जिससे रूही का 2 कदम पीछे हो गई। रूही का हिम्मत करते हुए उससे बोली, देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझे है तो मेरी फैमिली को छोड़ दो। बात तो तुम्हारी सही है, गलती तुम्हारी है तो तुम्हारी फैमिली को क्यों दूं? अभय मैं एक गार्ड को इशारा किया, ले आओ मिस रहिका की फैमिली को। 2 गार्ड रहिका की फैमिली को ले आए और उनके ऊपर गन तान रखी थी। ये देख हुई रूही डर गई, उनके पास जाने लगी पर अभय ने उसके कंधे को पकड़ लिए। नीलेश जी ने जब रहिका को देखा तो, रूही बेटा तू ठीक है? उनके साथ नीताजी और नीति ने भी देखा। रूही दी, दोनों बोले, रूही बेटा ये कौन है और ऐसे? नीलेश जी बोले, पापा मैं आपको सब बताती हूँ। रूही उनके पास जाने लगी तो अभय ने कहा, अरे अभी नहीं, अभी आपकी सजा बाकी है मिस रूही का। देखो मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, तुम्हारे पर पैर पने को भी तैयार हूँ। रहिका ने उसे बोलते हुए कहा, मेरी डिक्शनरी में माफी नहीं लिखी। अभय ने कहा, ठीक है तुम्हें मार देता हूँ। अभय ने उसके माथे पर गन रखते नहीं 3 आवाज को गुजी रूही की फैमिली की थी। अच्छा तो तुम्हारी फैमिली को मार देता हूँ, उनके साइड गान करते हुए बोला। नहीं रूही, अरे दोनों ही नहीं चाहते मैं मरूं। अभय वह सोफे में जाकर बैठ गया। अभय कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है मैं रूही का, आप चाहती हैं मैं आपकी फैमिली को छोड़ दूं? ठीक है छोड़ दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त तुम्हारी? मैं सारी शर्त मानने को तैयार हूँ, बस मेरी फैमिली को छोड़ दो। रूही बड़ी जल्दी है, सुन तो लो मेरी शर्त। अभय बोलो, रूहिका ने कहा, शादी करनी होगी तुम्हें मुझसे अभी इसी वक्त। अभय ने कहा, हो तो? रूहिका चौंक गई, नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। अभय ठीक है तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार देता हूँ। नहीं रूहिका बोली, मैं रेडी हूँ। रूही बेटा ऐसा कोई फैसला मत ले जिससे तू पछताए। नीताजी बोली, माँ यह मेरा फैसला, मैं तुमसे शादी के लिए रेडी हूँ, पर तुम मेरी फैमिली को छोड़ दो। रूही छोड़ देंगे, एक बार शादी तो हो जाए। अभय ने अपनी गन पीछे रखते हुए कहा। नीलेश जी बेटा तू इस राक्षस की बात पर मत आ, कुछ नहीं करेगा ये।
अभय जोर जोर से हंसने लगता है। होने वाले ससुर जी बड़ा अच्छा नाम दिया, राक्षस में राक्षस हूँ और यह राक्षस अब आपकी बेटी के पीछे पड़ गया है, जो उसकी जिंदगी बदतर बना देगा। और क्या कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। नीलेश जी के बाजू से एक गोली निकाली और सबकी चीख। पापा। रूहिका ने देखा उसके पापा ठीक है, गोली बाजू से निकल गई है, देखकर गहरी सांस ली। अब समझ आया होने वाले ससुर जी में क्या कर सकता हूँ। अभय, मिस रहिका को रूम में ले जाओ और रेडी करो। अपने गार्ड से कहा मंडप तैयार करो। दो लड़कियां रूहिका को रूम में ले गई। 1 घंटे बाद मंडप तैयार हो चुका था। पंडित भी बैठा हुआ था, उसके सर पर गन तान रखी थी। बेचारा तो घर पर खाना खा रहा था, वहीं से उठा ले आए। अभय भी खड़ा हुआ, किसी से फोन में बात कर रहा था। पायल की आवाज ने सबको अपनी ओर खींचा। रूहिका दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, स्वर्ग की उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। अभय तो उसे देखता ही रह गया। नीलेश जी और नेताजी की आंखों में आंसू आ गए। हर माँ बाप का सपना होता बेटी की शादी, पर ऐसी शादी कभी नहीं सोची होगी। अंडस्को नीति की आवाज ने सबका ध्यान तोड़ा, जो कह रही थी, एक बार फिर सोच लो दी। अब सोचने का टाइम गया साली साहिबा, अब शादी होगी। अभय रहिका के पास आया और हाथ पकड़कर मंडप पर ले गया। रूही तो उसके पीछे खींची चली गई, उसे तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। पंडित जी से मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए पंडित जी, अभय ने कहा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे थे, अभय रूही का हाथ पकड़कर सब कर रहा था, क्योंकि रूही को तो अभी भी होश नहीं था। फेरों के लिए खड़े हो जाए। अभय तो खड़ा हो गया, पर रूही वहीं बैठी रह गई। अभय को अब गुस्सा आ रहा था। उसने रूही को अपनी गोद में उठा लिया और फेरे लेने लगा। फेरों के बाद फिर बैठा दिया। कन्यादान कौन करेगा? पंडित जी बोले। कन्यादान के लिए नीलेश जी और नेताजी जी को उन दोनों के पास लाया गया। कन्यादान सबसे बड़ा सौभाग्य होता है माता पिता के लिए, पर ऐसा कन्यादान कभी नहीं सोचा था। नीलेश जी नेताजी ने दोनों ने मिलकर कन्यादान किया। वधू की मांग, माँ वधू के मांग में सिंदूर भरी है। अभिनव वैसा ही किया। रूहिका की मांग में सिंदूर लगाते ही वह बहुत खूबसूरत दिखने लगी थी। वधू को यह मंगलसूत्र पहनाए। मंगलसूत्र लेकर पहना दिया। अभय ने ऊपर से नीचे रूही को देखा, वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभय, कांग्रेचुलेशंस मिस, ओ माय मिस्टेक मिसेज अभय। रूही का आर्यन, पंडित जी की दक्षिणा देकर विदा करो। अभय, एक गार्ड पंडित जी को बाहर ले गया। गार्ड को इशारा किया है रूही की फैमिली के सर से गन हटाने को। जैसे ही गन हटी, नीलेश जी, नीता जी और नीति तीनों भागकर रूही के पास आए। नीता जी, कुछ बोल बेटा। नीलेश जी उसके गाल थपथपाते बोले, रूही बोलो बेटा। इतने में उन्हें रूही का भरा महसूस हुआ। जब देखा रूही बेहोश है। उठ बेटा, क्या हुआ? अभय तीनों की आवाज से वहां आया, जो कि एक गार्ड से बात कर रहा था। उसने रूही को देखा, वह डर गया। जल्दी से उसके पास गया, गोद में उठाकर कहा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। रूही को एक रूम में लेकर बिस्तर पर लेट दिया। नीलेश जी, नीताजी और नीति अभय चारों रूम में थे। थोड़ी देर में डॉक्टर आई। डॉक्टर ने चेक किया, इन्हें किसी बात का सदमा लगा है, इंजेक्शन दे रही हूँ, आधे घंटे में होश आ जाएगा। सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर चली गई। नीलेश जी, कौन हो तुम, क्यों किया ऐसा? नीलेश जी गुस्से में अभय की कॉलर पकड़कर बोले, मुझे जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं हूँ अभय आर्यन। नाम तो सुना ही होगा, उसके आगे आप अच्छे से जानते होंगे। अभय, अभय आर्यन, तीनों के मुंह से यही निकला। अभय आर्यन, आर्यन फैमिली के बड़े बेटे, अ कॉर्पोरेशन के सीईओ। तुम्हें तो बहुत अच्छी लड़की मिलती, इतने बड़े आदमी हो, पर मेरी बेटी क्यों? क्यों? नीलेश जी बोले, जो मेरी है उसे मेरा ही होना है। ठीक कहा ना ससुर जी, अभय ने कहा। अभय की यह बात सुनते कि वह अभय आर्यन है, उसकी कॉलर छोड़ दी। उन्होंने नेताजी की तरफ देखा। नेताजी ने पलकें झपका दी। धीरे धीरे रूही को होश आया। अभय ने देखा तो बस इतना ही कहा, जल्दी अपनी फैमिली से मिलकर नीचे आओ, ससुराल जाना है तुम्हारे। 1 घंटे बाद अभय और रूही गाड़ी में थे। रूही रो रही थी, भाई विदाई हुई है। अभय ने अपनी गांड से कहकर रूही की फैमिली को घर छुड़वा दिया था, जिससे वह गाड़ी में, जब से वह गाड़ी में बैठी थी, बस रो ही रही थी। अभय का उसका रोना पसंद नहीं आए। यह आंसू बचाकर रखो, बाद में काम आएंगे। और अपना रुमाल देते हुए का, हुलिया ठीक करो, हम पहुंचने वाले हैं। समझ आई बात?
कुछ देर में एक आलीशान बंगले के आगे रुकी जो कि आर्यन विला था। गाड़ी के गेट पर आते हैं गार्ड ने मेन गेट खोल दिया। गाड़ी अंदर आकर रुकी। अभय ने रूहिका को देखा जो नीचे मुंडी की हुई थी। नीचे सर किए हुए बैठी हुई रहोगी, अंदर चलना है, अभय की आवाज से। रूहिका ने सर ऊपर करके देखा कि कार रुक गई। हम कहाँ आ गए? रूहिका ने कहा। अभय उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारे ससुराल, अपने कपड़े ठीक करो, नीचे उतरो। रूहिका ने अपने आप को ठीक किया, बाहर निकल आई। अभय पहले ही बाहर खड़ा था। उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने आलीशान सफेद पत्थर से बना महल जैसा बंगला था जो करीब 4 से 5 एकड़ में फैला था। बड़ा सा गार्डन में झूला। रूहिका चारों साइड देख रही थी। अभय बोला, खड़ी रहोगी कि अंदर भी चलोगी? चलो जल्दी, इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही हो? अभय पीछे चलती हुई रूहिका से कहा। कैसे चालू, ये लहंगा में बन ही नहीं रहा है। धीरे धीरे चलते हुए रूहिका ने कहा। अभी ने उसे गोद में उठा लिया और बंगले के और एंट्रांस तरफ चल पड़ा। रूहिका ने अभय से कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे जितना टाइम नहीं है मेरे पास, तुम्हारा वेट करो, अभय ने रूहिका से कहा। एक दूसरे से उलझते हुए दरवाजे तक आए। तभी एक रफ्तार आवाज आई, गुजनती है, वहीं रुक जाओ। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। माफिया किंग की क्वीन क्राउन रेड हार्ट। कमेंट करिए, बताइए कैसी लगी स्टोरी। CH3 रूहिका का ससुराल। अभय और रूहिका एक दूसरे से उलझते हुए। तभी एक रौबदार आवाज गुजी, अंडस्को, वहीं रुक जाओ। अब ये आवाज सुन अभय के पैर रुक गए। सामने पूरा परिवार खड़ा था। ये आवाज दादाजी की थी। रूहिका सबको देख डर गई। उसने अभय के कोट को काश के पकड़ लिया। अभय ने जब ये महसूस किया कि रूहिका डर रही है, उसने आराम से रूहिका को नीचे उतारा और उसका हाथ पकड़ लिया। रूहिका कभी अभय को देखती, कभी उसके हाथ को। राजवीर जी, ये लड़की कौन है? बीवी ही मेरी, अभय ने कहा। सब उसको शौक से देख रहे थे क्योंकि जो लड़का शादी के नाम से भाग जाता है वो शादी करके लड़की घर लाकर बोल रहा ही बीवी है, उसने शादी कर ली। अभय, आप सब मेरी शादी के पीछे पड़े थे न, तो कर ली शादी। बहू चाहिए थी, ले आया आपकी बहू। कर दी आपकी इच्छा पूरी। ऐसी शादी की जाती है। राजवीर जी ने कहा। प्यार करते हैं हम एक दूसरे से तो कर ली शादी। और मुझे नहीं लगा किसी को बताऊं, किसी को मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, मुझे नहीं पसंद। अभय, उसके ये कहने से वो दोनों प्यार करते ही वहां सब शौक थे। ये था रूही भी। वो अभय को देखने में लगी हुई थी। ये क्या ही कपूर साहब, अपने तो मेरी बेटी के साथ शादी के लिए कहा था ना? खन्ना बोले, तेज आवाज में बोले, जो कि लड़की वाले थे जो अभय को देखने आए थे। हमें भी नहीं पता था खन्ना साहब कि हमारा पोता किसी और से प्यार करता है, वरना हम आपको बुलाते ही नहीं। राजवीर जी ने उनसे कहा, क्योंकि कोई उनके सामने तेज आवाज में बात करे नहीं पसंद। अभय के अलावा। अभय, आपको ऐसा क्यों लगा मैं आपकी 2 कोड़ी की बेटी से शादी करूंगा? आप रिश्ता तो ऐसे ले आए जैसे मुझे पता ही न हो आपकी बेटी के बारे में। अच्छे से जानता हूँ आपकी बेटी कितनों की रात रागिन कर चुकी है। सब खन्ना और उसकी बेटी को देखने लगे। ये पता लगते ही खन्ना वहां से टाटा बाय बाय बोल लिया। वो ऐसा भागा, वो नायक में बोलता है न, ये तो धोती खोल रहा है। राधा जी ने रूहिका को देखा जो कि सब कुछ और आश्चर्य से अभय और सबको देख रही थी। दादी, सवाल जवाब बाद में भी हो सकते ही, पहले बहू का गृह प्रवेश करिए। उन्होंने ज्योति जी से कहा, बहू की आरती करो, कब से खड़ी है बहू, कितनी थकी लग रही है। दादी के ये बोलते ही अभय की नजर रूहिका पर गई जो थकी हुई लग रही थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। ज्योति जी ने दोनों की आरती की ओर अंदर ले आई। राधा, हमारी बहू का सबसे परिचय करो, दादाजी ने दादी से कहा। दादी ने उसे सबसे मिलवाया। रूहिका ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। भले ही शादी जबरदस्ती से हुई थी, पर उनमें उनका क्या दोष था। दिव्या से गले मिली। दिवेश झुककर उसके पैर छूने लगा। रूहिका डरकर 2 कदम पीछे हो गई। आप क्या कर रहे हो रूहिका? आप मेरी भाभी है और भाभी माँ सामन होती है, उनके पैर छू रहा हूँ, दिवेश ने कहा। रूहिका ने सबको देखा, फिर अभय को। अभय ने पलकें झपका दी। ज्योति जी ने उसका नाम पूछा। रूहिका। रूहिका ने कहा।
भाभी आपका नेम तो बहुत प्यारा है, आपकी तरह हम आपको रूही बुलाएंगे। दिव्या। रूहिका की आंखें नम हो गई, काय कि उसे घर की याद आ गई। रूही बस घर के लोग ही बुलाते थे। क्या हुआ बेटा? राधा जी ने पूछा। घर की याद आ गई ज्योति जी। हाँ, मैं मुड़ी हिला दी। रूही, तुम्हारे घर में पता है तुम्हारी शादी के बारे में? दादाजी। अभय जो इतनी देर से चुप था उसने कहा, हाँ पाता है। घर पर कौन है बेटा? राधा जी, माँ पापा और छोटी बहन रूही। हम भी तो तुम्हारा घर है अब। मुझे माँ समझना और इन्हें पापा, ये दादा दादी, इन दोनों को भाई बहन। अब मेरी एक बेटी नहीं दो बेटियां हैं, ज्योति जी ने कहा। राधा जी ने कहा, चलो मंदिर में पूजा कर लेते हैं, कुछ रस्में भी बाकी है। मंदिर में रूही ने दिया जलाया, आरती की। नौकर एक पतीला लिया, दूध पानी और गुलाब की पखुड़ी। दादी ने दोनों को उसके अगल बगल बैठाया, उसमें अंगूठी डाली और कहा, जो पहले अंगूठी निकलेगा उसकी ही चलेगी लाइफ टाइम। देवेश। हाँ दादी विनती। तभी सब मुंह दबाकर हंस दिए। दादाजी उन सबको देखकर घूरने लगे। चलो चलो, अंगूठी ढूंढो, मैं बहू की साइड हूँ, राधा जी बोली। मैं भी भाभी के, मैं बहू के। सब रूहिका के साइड थे। बेचारा अभय सबको देखा और खुद से कहा, अंडस्को, सबके सब दोगले हैं। दोनों ने हाथ पतीले में डाला। एक बार रूहिका जीती, 2 बार अभय। अभय सबको देखा और विनिंग स्माइल पास की। रूहिका ने उदास चेहरे से सबको देखा। सब उसका मासूमियत वाले फेस को देखकर बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेल में ऐसा होता है पर असली जिंदगी में बीवी की ही चलती है। दीपक जी बोले। ज्योति जी उन्हें घूर कर देखने लगी। दीपक जी सकपका गए। देखना, जैसे दादा दादी से डरते हैं पापा मम्मी से, वैसे ही भाई भी अब भाभी से डरेंगे। देवेश। अभय उसे घूरने लगा। चलो बेटा, तुम थक गई होगी, रूम में ले जाओ दिव्या अपनी भाभी को, ज्योति जी बोली। मैं खाना रूम में भिजवा दूंगी। अभय को दादा और पापा ने स्टडी में बुला लिया। दिव्या रूही से बात करते हुए अभय के रूम में ले गई। अब यहाँ से आपको अंदर जाना है, क्योंकि भाई के रूम में कोई जाए उन्हें पसंद नहीं, दिव्या ने कहा और चली गई। रूही ने रूम का गेट खोला, गेट खोलते ही लाइट ऑन हो गई। वो डर गई, ये लाइट अपने आप कैसे चालू हो गई? वो धीरे धीरे अंदर आई। चारों साइड देखा, इतना बड़ा रूम, एक बड़ा सा बेड, सोफा, 2 डोर बने थे, एक शायद वॉशरूम था, एक वार्डरोब। बेड के सामने अभय की फोटो और पूरे रूम में सबकी फोटो थी। कुछ फैमिली फ्रेंड्स एक फोटो पर आकर नजर टिक गई। ये कौन है? ऐसा क्यों लग रहा है इसे कहीं देखा है? रूही। वो वही खड़े खड़े सोचने लगी। डोर नॉक हुआ, रूही ने गेट खोला। भाभी, ये कुछ कपड़े हैं, आप अभी यही पहन लो, कल हम शॉपिंग पर चल गए, दिव्या ने उसे अपना सूट देते हुए कहा। रूही ने ले लिए और थैंक्स कहा। गेट बंद किया और वॉशरूम वाला गेट खोला। 2 गेट थे वहां, समझ ही नहीं आया कौन सा वॉशरूम है। चेक किया, मिल गया। उसने दिव्या का सूट पहना, थोड़ी देर में बाहर आई, बाल गीले थे, मान का सिंदूर फैला था, रोने की वजह से आंखें लाल हो रखी थी। फ्लैशबैक। जब वो वॉशरूम गई, सामने मिरर में अपना चेहरा देख सुबह का सारा दिन याद आ गया। वो वही दीवार पकड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। थोड़ा देर रोने के बाद वो चुप हुई। डरने वालों में से नहीं हूं मैं, देखना आपने जो मेरे साथ किया है, न नफरत है मुझे आपसे। नहाकर बाहर आ गई। फ्लैशबैक एंड। रूहिका मिरर के सामने खड़ी थी। अब रूहिका का सर घूमने लगा। उसने दीवार को पकड़ लिया और बेड पर बैठ गई। उसने इधर उधर मुड़ी की। बेड के पास पानी का जग रखा, देखा उसे पानी पी। थोड़ा शांति मिली। उसको घर की याद आ रही थी। गेट खुलने की आवाज आई, पर रूहिका का ध्यान तो अपने में ही था। अभय ने उसे देखा और उसके पास आया, पर रूहिका अभी भी अपने होश में नहीं थी। अभय ने उसके हाथ से खींचते हुए दीवार से लगा दिया। एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मेरे बेड पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे बेड पर बैठो। रूहिका खींचने से होश में आई। जब अभय से ये सुना कि उसकी औकात नहीं है, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, हाँ नहीं है मेरी औकात, पर मैंने नहीं कहा था मुझे से शादी करो। अंडस्को, थोड़ा तेज आवाज में बोली। अभय ने उसके गले को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात करे मुझे जरा भी नहीं पसंद।
रूहिका अपने हाथ से उसके कंधे पर मारने लगी। रूहिका को लगा आज उसका आखिरी दिन है। उसने कोशिश करना बंद कर दिया। उसकी आंखें बंद होने लगी। अभय ने जब देखा वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही ही झटके से छोड़ दिया। रूहिका वही जमीन पर बैठ गई। लंबी लंबी सांस लेने लगी। अभय उसके पास बैठ गया। मुझसे ऊंची आवाज में बात की, आइंदा याद रखना वरना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ऊपर भेजने में टाइम लगेगा। रूहिका ने जब सुना उसकी फैमिली तो वो डर गई। अभय ने उसको खड़ा किया और बालकनी में धक्का दे दिया। रूही सीधा जाकर दीवार से टकरा गई। उसके सर से खून निकलने लगा। अभय ने गेट बंद कर दिया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। दरवाजा किसी ने खटखटाया। अभय ने एक नजर बालकनी के गेट को देखा और रूम का गेट खोलने चला गया। गेट में एक नौकर खाने की थाली लिए खड़ा था। सर, बड़ी मैडम ने ये खाना भिजवा है। अभय ने उस नौकर को वापस भेज दिया ये कहकर कि भूख नहीं है, और गेट बात कर सोने चला गया। रूही कैसे भी करके उठी। उसने जब देखा कि गेट बंद है और उसको अभय ने बाहर निकल दिया है, उसने आसपास देखा। बहुत अंधेरा था। उसको बहुत डर लग रहा था। उसने गेट खुलवाने की कोशिश की पर अभय तक आवाज ही नहीं पहुंची। उसने अपने सूट का दुपट्टा अपने चारों साइड लपेटा और गेट के पास ही बैठ गई। उसके माथे का खून अब भी बह रहा था। उसने जैसे ही माथे पर हाथ रखा उसके हाथ पर खून लग गया। जब उसने खून देखा तो उसकी आंखों के सामने एक लड़की और एक लड़के की तस्वीर घूमने लगी। वो लड़की लड़के को सीने पर गोली चला रही थी। जैसे ही गोली चली वैसे ही रूहिका खून खून कहने लगी और बेहोश हो गई। सुबह के 5 बज रहे थे। अभय की नींद खुली। वो वॉशरूम गया और रूम से निकलकर जिम चला गया। 2 घंटे बाद जब उसने जिम कंप्लीट की और बाहर आया, 7 बज रहे थे। सब आरती के लिए तैयार हो गए थे। ज्योति जी ने जब अभय को देखा जो रूम में जा रहा था, अभय बेटा, रूही नहीं उठी। अभय ने जब ज्योति जी से रूही का जिक्र सुना तो वो जैसे होश में आया। उसे तो याद ही नहीं था कि रूही भी है जिसने उसे बालकनी में छोड़ दिया था। उसने ज्योति जी की तरफ हाँ कहा और रूम में चला गया। वो रूम में आकर बालकनी का गेट खोला। गेट खुलते ही रूही उसके पैर के पास आ गिरी। अभय ने नीचे देखा, रूही पैर के पास है। उसने जल्दी से नीचे झुककर रूही के गाल थपथपाया। उठो, पर रूही नहीं उठी। उसने रूही को जल्दी से गोद में उठाकर बेड पर लिटाया। उसने रूही का हाथ माथा चेक किया। वो पूरी ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी सांस धीरे धीरे चल रही थी। उसने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। नीचे सब नई बहू का इंतजार कर रहे थे कि वो आए, पर एन तो बहू आई ना बेटा। 5 मिनट्स में एक गार्ड डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर को वहां देख सब पूछने लगे, क्या हुआ डॉक्टर आप? हाँ, मुझे मिस्टर अभय ने बुलाया है, डॉक्टर ने कहा। ये सुन सब घबरा गए। राजवीर जी। सब ऊपर अभय के रूम जाने लगे। गेट नॉक भी नहीं किया। सब धड़ धड़ते हुए अंदर आ गए। सबने अंदर देखा तो अभय बेड पर बैठकर रूही के हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। जब गेट साइड देखा तो सब खड़े थे। उसने अपनी दोनों आंखों का बात किया, फिर खोला। डॉक्टर को देख कहा, इसे चेक करो फास्ट। क्या हुआ बेटा? राधा जी ने कहा। पर अभय ने उन्हें देखा और पता नहीं, डॉक्टर चेक करके बताएंगे। बोलो भी, क्या हुआ इसे? अभय ने गुस्से में कहा। सर, इनकी पल्स रेट बहुत कम चल रही है, हमें इन्हें ऑक्सीजन देना होगा, डॉक्टर ने कहा। तो मंगाओ उसे जल्दी। डॉक्टर ने अपनी टीम से हॉस्पिटल से ऑक्सीजन पंप मांगवा लिया। बेटा, कल तो अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया, ज्योति जी ने कहा। कुछ नहीं होगा इति, तुम देखना, हमारी बहू अच्छी हो जाएगी, दीपक जी ने कहा। वो प्यार से इति बुलाते थे। रूहिका को ऑक्सीजन दिया गया। जब उसकी सांस आई, देखिए सर, ये बहुत कमजोर ही, इन्होंने शायद कुछ खाया नहीं है इसलिए बेहोश हो गई है। और आप इनका अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे में ये डिप्रेस भी हो सकती है। और मुझे लगता है ये अपने दिमाग में जड़ा जोर देती है जैसे कुछ याद करना चाहती हो। क्या इनके पास में कोई ऐसी घटना घटी हो? डॉक्टर ने कहा। सब अभय को देखने लगे। मुझे नहीं पता, उसने बस इतना ही कहा। अभय, भाभी को होश कब तक आएगा? दिवेश ने कहा। इन्हें 1 घंटे में होश आ जाएगा, कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, इन्हें खाने के बाद दे दीजिएगा, डॉक्टर ने कहा और चला गया। अभय ने सबको नीचे जाने को कहा।
और खुद बालकनी में आकर किसी को कॉल किया। मुझे रूहिका की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बचपन से लेकर अब तक सारी। आग पडन के लिए पढ़ते रहिए। माफिया किंग की क्वीन क्राउन रेड हार्ट। कमेंट करिए CH4 शॉवर के नीचे। रूहिका को सुबह 10 बजे होश आया। सामने सिलिक दिखी, उसने आसपास नजर दौड़ाई। सामने सोफे पर अभय बैठा लैपटॉप में कोई मीटिंग अटेंड कर रहा था। शायद कोई फॉरेनर मीटिंग थी, क्योंकि सारी बातें फॉरेन की लैंग्वेज में थी। अरे भाई, बिजनेसमैन है, माफिया है, आती ही होगी उसे। उसने अपने आप को देखा बेड पर है। उसे याद आया कल उसे अभय ने बालकनी में बंद कर दिया था। फिर उसे याद आया वो अभी बेड पर है। कल उसके बेड पर बैठने से अभय गुस्सा हो गया था और गला पकड़ लिया था। वो याद करते ही वो बेड से झटके से उठ गई। उसके पैर धरती पर रखते ही उसका सर चकराने लगा। अभय का ध्यान अभी भी नहीं था, क्योंकि सोफा थोड़ा दूर था। रूहिका जैसे तैसे बैट को पकड़कर वॉशरूम गई, उसका पूरा सर चकरा रहा था। अभय का ध्यान बेड साइड गया, वहां रूहिका को न देखकर घबरा गया। उसने पूरे रूम में देखा, रूही कहीं नहीं दिखी। वॉशरूम से आवाज आई। रूहिका वॉशरूम गई, दीवार को पकड़कर खड़ी हो गई। वो गिरने को हुई, उसने शैम्पू वाला स्टैंड पकड़ लिया। उस स्टैंड में जितना सामान था सारा गिर गया। उसकी आवाज सुनते ही अभय डायरेक्ट वॉशरूम में घुस गया। उसने देखा रूही दीवार के सहारे खड़ी थी। अभय उसके पास आया, ये देख रूही हड़बड़ा गई, गलती से सवार चालू हो गया। सवार में दोनों भीग रहे थे। अभय ने रूहिका को देखा, रूहिका ने भी अभय को देखा। दोनों की नजरें मिली। अभय के ऐसे देखते ही रूही ने नीचे नजरें कर ली। अभय उसके नीचे नजरें करते ही उसको बड़े प्यार से देखने लगा। उसने रूही को ऊपर से नीचे देखा। गीले होने की वजह से सारे कपड़े चिपक गए थे उसका फिगर। रूही थोड़ा थोड़ा कांप भी रही थी। उसने सवार बंद किया और रूही को गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर ले गया और दूसरे वाले गेट को पैरों से खोला और रूही को नीचे उतरा और कहा, कपड़े चेंज कर लो, और अपने कपड़े लिए और बाहर चला गया। रूही ने नजरें ऊपर की, अपने सामने देखा। उसके सामने एक मिनी सा मॉल था। वार्डरोब में तरह तरह के कपड़े थे। सारी सूट, वेस्टर्न पार्टी, डेली वेयर, सारे उसी के साइज के थे। अभय के भी कपड़े थे। अब जल्दी आओगी या अंदर रहने का विचार है? अभय की आवाज आई। उसने जल्दी से एक सूट निकला और पहन लिया। अपने गीले कपड़े वही बकेट में डाले और बाहर आ गई। अभय ने उसका हाथ पकड़ा और सोफे पर बिठा दिया और खाने की प्लेट आगे कर दी। अभय ने पहले ही खाना मांगा कर रखा था। रूही ने अभय को देखा और फिर खाने को। अभय ने उसको ऐसा देखा तो कहा, खाना खाओ या तुम चाहती हो मैं अपने हाथ से खिलाऊं? रूही ने न में सिर हिला दिया। अभय से प्लेट ले ली और खाना खाने लगी। अभय उसे ही देख रहा था, वो एक बच्चे की तरह ही खा रही थी। रूही जल्दी जल्दी खाना खा रही थी, उसके गले में खाना अटक गया। वो खांसने लगी। अभय ने जल्दी से पानी पिलाया और कहा, आराम से खाओ, कहीं भागा नहीं जा रहा है खाना। रूही उसे ही देख रही थी, कल जो उसने किया वो तो मर जाती, आज इसे उसकी कितनी फिक्र हो रही है। अभय ने उसका मुंह पोंछते हुए कहा, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती। रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, ये आदमी मन की बात पढ़ सकता है। मैं सब कर सकता हूँ, अभय ने कहा, ज्यादा मत सोचो, दिमाग पर असर पड़ेगा। रूही ने उसे नजर हटाकर खाना खाया। अभय ने उसे दवाई दी और सोने को कहा और खुद वॉशरूम चला गया। जब वॉशरूम से आया, रूही वही खड़ी थी। तुम खड़ी क्यों हो? सोने कहा। अभय। रूही बालकनी साइड जाने लगी। कहाँ जा रही हो? वो अंडस्को। उसने बालकनी साइड उंगली दिखा दी। बेड ये है यहाँ सो। अभय। नहीं मैं ठीक हूँ रूही, और मन में सोची कल जब बैठी बस थी तो गला पकड़ लिया था, सोने पर तो मर ही डालेगा। ज्यादा मत सोचो। अभय उसका हाथ पकड़कर बेड में लिटा दिया और कंबल ओढ़ा दिया और लैपटॉप लेकर सोफे में बैठ गया। रूही ने उसे देखा, ये आदमी को हुआ क्या है? इसने एक झटके में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी फैमिली से दूर कर दिया। फैमिली याद करके उसे रोना आ गया। उसने आंखें बंद की। दवाई के असर से उसे जल्दी नींद आ गई। अभय ने उसके साइड देखा और गहरी सांस ली, काम करने लगा। उसका कॉल आया। उसने एक नजर फोन को देखा और एक नजर सोती हुई रूही को।
उसने फोन उठा लिया, अपनी भरी आवाज में कहा, बोलो। वहां से कुछ बोला गया। अभय, हाँ मैं आता हूँ। उसने रूही को देखा और लैपटॉप बात कर वार्डरोब चला गया। रेडी होकर आया। उसने ब्लैक कलर का ओवरकोट डाला हुआ था, सलीके से सेट बाल, हैंडसम लग रहा था। और रूही को देख नीचे चला गया। नीचे ज्योति जी और राधा जी आपस में कुछ बातें कर रही थी। उन दोनों ने अभय को देखा जो कहीं जा रहा था। ज्योति जी अभय से रूही के बारे पूछा तो अभय ने कहा, खाना खा लिया है, सो रही है, आप देख लीजिएगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे पर कहा, आज तो तू ऑफिस नहीं जा रहा था न, राधा जी? हाँ पर कुछ काम आ गया ही, अर्जेंट मीटिंग है। अभय और बाहर चला गया। बॉडीगार्ड ने कार का गेट खोला। अभय उस पर बैठ गया। सारी कार एक के बाद एक आर्यन विला से बाहर निकल गई। एक सुनसान जंगल। उस जंगल में 10 से 15 कार लाइन से जंगल के अंदर जाते जा रही थी। जंगल के बीचों बीच एक बंगला बना हुआ था। बंगला देखने में काफी आलीशान था, पर भूतिया टाइप उस बंगले को देखकर काफी डरवानी वाइब्स आ रही थी। पूरे बंगले में हर जगह गार्ड ही गार्ड थे। उस बंगले की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई परिंदा भी पर न मर सके। बंगले के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, द किंग किंगडम। उस बंगले के सामने 10 से 15 कार रुकी। सारे गार्ड ने कार को देखकर जल्दी से अपना सर झुका लिया। बंगले का गेट इलेक्ट्रॉनिक था, इसे गेट खुल गया और सारी कार एक के बाद एक अंदर आई। एक गार्ड ने जल्दी से 6वीं कार का गेट खोला। एक लंबे पैर बाहर निकले, अच्छी क्वालिटी वाले जूते, काला पेंट। एक आदमी बाहर निकला जिसने काला बड़ा सा कोट। इस इंसान के आसपास अजीब सी वाइब आ रही थी। उस आदमी ने एक गार्ड से पूछा, कहाँ रखा है? एक गार्ड ने कहा, सर उसे बेसमेंट में रखा है। गार्ड के इतना कहते ही वो आदमी बड़े बड़े कदम लेकर बेसमेंट एरिया साइड चला गया। बेसमेंट में जाते ही वहां के गार्ड ने झुककर उससे कहा, सर उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है। आदमी ने कहा, तुम्हें क्यों रखा है? कोल्ड दरवनी वॉइस में बोलो। सर हमने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया, पर वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, उस गार्ड ने डरते हुए कहा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और अंदर चला गया। एक बड़े से जंगल में जो शहर से काफी दूरी पर था, पहाड़ों के बीच बनाया गया था। वहां पर 10 से 15 गाड़ी आकर रुकी। तब गाड़ी के बीच वाली कार बॉडीगार्ड ने तुरंत कार से निकाल कर उस कार का डोर ओपन किया। उसमें से एक शख्स जो लंबा कद काठी वाला ब्लैक कोट पहनकर अपनी आंखों में सनग्लासेस लगाते हुए बड़े रोबदार तरीके से हाथ गन कर लेकर बाहर की तरफ निकला। सबसे बड़े और बेसमेंट में बने एरिया में जाता है और अंदर जाकर एक कुर्सी पर अपने दोनों पैर एक दूसरे पैर के ऊपर रखकर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। उसके सामने एक आदमी को बड़े सी बर्फ में लेटा कर रखा हुआ था। वो आदमी बेहोश था। उसके शरीर से जगह जगह खून निकल रहा था। उस आदमी को इतना मारा गया था कि वह अधमरा हो गया था, पर फिर भी किसी को रहम नहीं था। वहां जितने भी लोग थे सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इतने बेरहम थे वह लोग। आदमी ने गार्ड को इशारा किया। आदमी का इशारा समझते ही बेहोश पड़े आदमी पर पानी डाल दिया, जिससे वह होश में आया। उस आदमी को बर्फ पर से उठा गया। अधमरी हालत में उठते ही नहीं बना, वो गिर गया। गार्ड ने उसे अच्छे से बिठाया। बेहोश पड़े आदमी का नाम लक्की था। इसने आर्यन इंडस्ट्री के नए प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन राइवल कंपनी के बेचने वाला था। उससे पहले ही अभय को पता चल गया और फिर उसकी ये हालत हो गई। आप समझ ही गए होंगे कि वो आदमी कौन है, अपना हीरो अभय आर्यन। लक्की ने अभय को देखा। सर मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मैं पैसे की लालच में आ गया था, मैं इससे बहुत दूर चला जाऊंगा। अभय ने उसे देखा और कहा, माफी मेरी डिक्शनरी में नहीं है और लालच करना बुरी चीज है। तुम्हें यहाँ से दूर भेजने की तैयारी हो गई है। अभय ने ये कहा और उठ गया और अपनी गन से शूट कर दिया। क्लीन गार्ड को अपनी गन दी और बंगले के अंदर एक रूम में चला गया। उस रूम में डॉक्टर खड़े हुए थे। एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। बहुत सारे इक्विपमेंट उसकी बॉडी में लगे हुए थे। ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था। बाजू में मशीन में उसकी हार्ट बीट बता रही थी। वो आदमी कोमा में था। अभय को देख सारे डॉक्टर खड़े होकर सर झुका लिया। अभय उस बिस्तर पर लेट लड़के के पास गया। उसके पास जाकर खड़ा उस लड़के को देखकर डॉक्टर से कहा, कोई इम्प्रूवमेंट? नहीं सर, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है जब तक वो खुद से कोशिश नहीं करते, डॉक्टर ने कहा।
हम जाओ यहाँ से। अभय के ये बोलते ही सारे डॉक्टर बाहर चले गए। अभय उस लड़के के पास बैठ गया। उठ जा, अब कब तक ऐसे रहने का इरादा है? अभय ने उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए कहा। जिसने तेरे साथ ये किया है ना, उसको ऐसी सजा दूंगा वो लड़की तिल तिल मरेगी, उसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। अभय ने गुस्से में कहा। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि किसी की भी अभी जान ले ले। अभय उठा और रूम के बाहर चला गया। वहां से एक रूम में गया। राका वहां इंतजार कर रहा था। राका, बॉस जो आपने कहा था, मैंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। बोलो, अभय ने राका से कहा। वो इस समय रूम की बालकनी में खड़ा जंगल को देख रहा था। सर, मैडम की इंफॉर्मेशन से ये पता चलता है कि ऋत्विक सर को मैडम के साथ बहुत बार देखा गया है। और इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऋत्विक सर किसी से इतना क्लोज नहीं थे जितना वो मैडम से थे। ऋत्विक वो लड़का जो कोमा में है, ये अभय का बेस्ट फ्रेंड और अभय के अंकल का बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो दीपक जी ने इसे गोद ले लिया और आर्यन फैमिली में अपने साथ रखा। इसका रूहिका के साथ क्या मैटर है ये बाद में पता चलेगा। ऋत्विक और रूही के करीब होने की बात सुनी तो उसका खून खोल गया। अभय ने राका से, और कुछ सर, पर ये समझ नहीं आ रहा है। मैडम की इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैडम अपना पास्ट भूल चुकी है। उन्हें कुछ भी याद नहीं है और उनकी फैमिली की सिर्फ 1 साल की इंफॉर्मेशन है। वो पहले कहाँ थे, क्या करते थे, कुछ नहीं पता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है। राका, पता करो कौन है जो उन लोगों की इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है। अभय ने बस इतना कहा और राका को जाने का इशारा किया। राका इशारा समझते ही वहां से चला गया। अभय ने अपनी आंखें बंद की, फिर कहा, बहुत जल्द याद आएगा तुम्हें। तुमने जो किया है उसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। डॉक्टर से कुछ बात की और अभय वहां से निकल गया। अब शाम होने जा रही थी। अभय आर्यन विला आते हुए 7 बज गए थे। वो आर्यन विला के अंदर आया। रोहिका और ज्योति जी, राधा जी, दीपक जी और राजवीर जी और सामने दिव्या दिवेश को बेहोश करते देख रहे थे और हंस रहे थे। रोहिका भी उन लोगों को देख हंस रही थी। अभय रोहिका की हंसी देख रहा था, फिर उसे ऋत्विक की याद आई। वो गुस्से में देखने लगा। वहां सबको इग्नोर करके रूम में चला गया और रोहिका को ऊपर आने को बोला। सब उसको जाते हुए देख रहे थे। रोहिका ने सबको देखा और ऊपर चली गई। रूम का गेट खोलने से पहले उसने कितने ही भगवान को याद कर लिया था। गेट खोलते ही अभय ने उसके हाथ को खींचते हुए गेट से लगा दिया। दूर रहो, मेरी फैमिली से ज्यादा करीब जाने की कोशिश मत करो। उसने बहुत गुस्से में कहा। क्यों रहूं मैं उन सब से दूर? रोहिका ने कहा। क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी जैसी लड़की मेरी फैमिली के करीब जाए जिसकी कोई औकात ही न हो। अभय ने उसे आंखें गुस्से में दिखते हुए कहा और उसका हाथ कंस कर पकड़ लिया। आ है, रोहिका की दर्द भरी आवाज। दर्द सहने की आदत डाल लो, अभय ने कहा और झटके से छोड़ दिया। रोहिका को फिर से जहां कल लगी थी वही माथे पर लग गई। सुबह तो अभय ने वो चोट बालों से छुपा दी थी जिससे किसी फैमिली वालों को न दिखे। फिर उसी जगह में लगने से खून निकलने लगा। वो खून देखकर डर गई और खून खून चिल्लाने लगी। अभय जो वॉशरूम से बाहर आया, उसने रूही को देखा जो हाथों में लगे खून को देखकर डर रही थी। शायद उसे पैनिक अटैक आ रहे थे। अभय उसके पास आया और उसको गले लगते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। रूहिका गले लगकर रोने लगी और सुबकते सुबकते सो गई। अभय ने उसे बेड पर लिटाया और हाथों को अच्छे से साफ किया। उसकी चोट पर दवाई लगाई। वॉशरूम चला गया, शॉवर ऑन किया। उसके नीचे खड़े होकर क्यों मैं उसके करीब चला जाता हूँ जब वो तकलीफ में होती है। मुझे तकलीफ होती है। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मुझे अपने दोस्त का बदला लेना है। जस्ट वेट एंड वॉच। आग पडन के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। माफिया किंग की क्वीन क्राउन रेड हार्ट। कमेंट करिए, लाइक करिए। CH5 अभय का टॉर्चर। सुबह 6 बजे रूहिका की नींद खुली। वो उठी और पूरे रूम में नजर दौड़ाए। अभय कहीं नहीं दिखा। कल रात की याद आ गई। अभय ने उसके पैनिक होते ही गले लगाया था। उसे संभला था। उसने अपने माथे की पट्टी को हाथ लगाया। अंडस्को, ये किसने किया? उन्होंने पट्टी की। क्या है वो? कुछ समझ ही नहीं आता। कभी लगता है जैसे वो मुझसे पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं, कभी उनके पास रहने से सुकून मिलता है। सारे ख्याल दिमाग से हटाया और फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे चली गई।
सबने आरती की और ज्योति जी रूही को किचन में ले गई। रूही ने नाश्ता बनाया। बेटा अभय कहाँ है? अंडस्को राधा जी ने पूछा। रूही से पूछा। मैं यहाँ हूँ दादी अंडस्को, अभय ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। और एक नजर रूही को देखा जिसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, पर अभय को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। वो जाकर डायरेक्ट अपनी चेयर पर बैठ गया। दिव्या ने खाने को देखा। अंडस्को वाह क्या खुशबू आ रही है। देवेश ने कहा। अंडस्को हाँ मोटी कहीं सारा खाना चाट एंड कर जाए, इससे पहले हमें शुरू करना चाहिए। भाई देखिए ये मुझे मोटी बोल रहा है। अंडस्को दिव्या ने अभय को देख देवेश की शिकायत की तो अभय ने देवेश को आंखें दिखाई। अभय की आंखें देख देवेश ने नीचे मुड़ी कर ली और कहा। अंडस्को देख तो ऐसे रहे ही जैसे अपनी आंखों से मर डालेंगे। सही कहा अंडस्को। रूही ने देवेश की बात पर हाँ में हाँ मिलाई। सही कहा ना भाभी मैंने। अंडस्को देवेश ने बाजू में खड़ी रूही को देख कहा। तुम दोनों वहाँ क्या बात कर रहे हो? नाश्ता नहीं करना है? अंडस्को अभय ने कहा। हाँ दोनों वही आ गए। डिनिंग टेबल सब बैठे थे। रूही सबको खाना परोस रही थी। सबने खाना खाया, तारीफ भी की, पर मजाल है अभय ने कुछ बोला हो, उसके दिमाग में तो और कुछ और ही चल रहा था। सबने नाश्ता किया और रूम में रेडी होने चले गए। रूही भी रूम में आई। अभय को देखा जो अपनी टाई बना रहा था। अभय ने उससे कहा। अंडस्को इधर आओ। रूही चुपचाप उसके पास चली गई। अंडस्को इसे बांधो, अभय ने उसे टाई देते हुए कहा। रूही ने उससे टाई ले ली और बंधाने लगी। अभय ने रूही की कमर को काशकर पकड़ लिया और अपने पास करते हुए कहा। अंडस्को ये साड़ी पहनकर मेरे घर वालों को ये बताना चाहती हो कि तुम सती सावित्री हो? रूही ने उसे असमंजस में देखा और कहा। अंडस्को क्या मतलब है आपका? साड़ी पहनकर अच्छी बहू होने का ढोंग कर रही हो ना? जिस दिन तुम्हारी सच्चाई पता चली उस दिन वो लोग तुम्हें इस घर से धक्का देकर निकल देंगे। अंडस्को अभय। रूही ने उसे सवालिया नजरों से कहा। अंडस्को मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, न कभी देखा है। आप मुझे कुछ याद नहीं है। उसने अपने दिमाग पर हाथ रख सोचने लगी। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अभय ने उसे देखा और कहा। अंडस्को याद आ जाएगा तुम्हें बहुत जल्द, और उसे वही छोड़कर चला गया। रूही सोच ही रही थी कि उसका फोन बजा। माँ नीता जी नाम फ्लैश हो रहा था। माँ कैसे हो आप? अंडस्को रूही मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? सब ठीक ही न वहाँ? और वो? अंडस्को माँ नीता जी हाँ माँ सब ठीक ही, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। अंडस्को रूही और वो? अंडस्को माँ अच्छे हैं माँ। अंडस्को वो कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी रूही। बेटा एक बात याद रखना, सब अपने ही है वहाँ, तुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो उन्हें जरूर बताना। अंडस्को माँ हाँ माँ, ऐसा लगता है जैसे हम इन सबको पहले से जानते हैं। अंडस्को रूही बेटा कभी कभी जैसा दिखता है वैसा हो। अंडस्को माँ नीति कहाँ है? अंडस्को रूही बस हॉस्पिटल गई है। अंडस्को माँ पापा? अंडस्को ये कहते हुए रूही की आवाज रुआशी हो गई। तेरे पापा की एक मीटिंग थी, बस वही गए हैं। अंडस्को माँ कुछ देर बाद की फिर फोन रख दिया। भाभी कहते दिव्या रूम में आई। हाँ बोलो। अंडस्को दिवी रूही उसे प्यार से दिवी बोलती है। चलो न भाभी कहीं बाहर चले। दिव्या बाहर? पर अभी रूही हम शॉपिंग पर चलते हैं। अंडस्को दिव्या पर मैंने तुम्हारे भैया से नहीं पूछा। अंडस्को रूही ने दिव्या से कहा। अरे भाभी भाई कुछ नहीं कहेंगे। अंडस्को दिव्या पर दीवी अरे पर छोड़ो भाभी, चलो चलते हैं, रेडी हो आप? अंडस्को दिव्या ठीक है। अंडस्को रूही दोनों जल्दी ही रेडी हो गई, पर रूही के पास तो पैसे ही नहीं थे। देवी हम जा तो रहे हैं पर पैसे नहीं है, मुझे तुम्हारे भाई से पैसे लेने होंगे। अंडस्को रूही ने कहा। ओके तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले ऑफिस चलते हैं, वहां आप भाई से पैसे ले लेना, मैं भी थोड़ा बहुत ले लूंगी। अंडस्को दिव्या ने एक आंख दबते हुए कहा। दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। थोड़ी देर में ऑफिस पीछे पार्किंग से डायरेक्ट अभय के ऑफिस निकल गई। दोनों दिव्या तो बहुत बार आई, पर रूही तो सब बिल्कुल ध्यान से देख रही थी। वो पहली बार देख रही हो। अभय के ऑफिस में लिफ्ट खुली, पर अभय तो था ही नहीं। शायद वो किसी मीटिंग में गया था।
दिव्या ने रूही को वही सोफे में बैठाया और खुद बाहर चली गई। रूही सब कुछ बड़े गौर से देख रही थी। अभय की टेबल के पास जाकर देखा, वहां एक फोटो फ्रेम था जिसमें दो लोगों की फोटो लगी थी। दो लड़के एक दूसरे के ऊपर लटके हुए थे। एक तो अभय था, दूसरा कौन था ये रूही को नहीं पता, पर मुझे पता है वो ऋत्विक था। उसने वो फोटो हाथ में ले ली और देखने लगी। बड़े गौर से अभय को देख रही थी। उसमें वो स्माइल कर रहा था और उसके ऊपर चढ़े हुए लड़के को देखकर स्माइल कर रहा था। गेट खुला, अभय अंदर आया। अचानक गेट खुलने से रूही घबरा गई और फोटो फ्रेम गिर गया। रूही के हाथ से फोटो फ्रेम गिर गया। फोटो फ्रेम गिरते ही चकनाचूर हो गया। अभय ने वो नीचे टूटे हुए फोटो फ्रेम को देखा। फिर रूहिका को उसने जल्दी से जाकर फोटो फ्रेम को उठा लिया। टूटे हुए कांच उसके हाथ में लग गए, उसे खून निकलने लगा। रूहिका ने ये देखा खून निकल रहा है, वो फिर पैनिक होने लगी। अभय बहुत गुस्से में था, उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने रूही का गुस्से में गले को पकड़कर काश कर दबा दिया। रूही उसे छोड़ने के लिए विनती करने लगी, पर अभय को तो जैसे खून सवार हो गया था। उसने रूही को छोड़ा और हाथ काश कर पकड़कर लिफ्ट में ले गया। कार में बैठकर स्पीड से कार चलने लगा। रूहिका को बहुत डर लग रहा था। उसने आराम से चलने को कहा, पर अभय स्पीड से गाड़ी चलते हुए द किंग KINGDAM बंगले में ले गया। गार्ड उसे देखकर जल्दी से गेट खोला और कार को अंदर आने दिया। कार रोककर रूही को खींचते हुए बेसमेंट रूम में ले गया। सारे गार्ड नीचे मुंडी किए हुए थे क्योंकि उनके बॉस बहुत गुस्से में थे। रूही को खींचते हुए एक रूम में ले गया। पूरे रूम में सिर्फ कांच ही कांच थे। अभय ने उसे खींचते हुए कांच में खड़ा कर दिया। रूही अभय के खींच कर लाने की वजह से उसकी सैंडल भी कहीं गिर गई थी। कांच खड़े होते ही रूही की एक चीख निकल गई। अभय वही रखिए एक चेयर पर बैठ गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से गिर गया वो अंडरस्को, रूही ने रोते हुए कहा। पर अभय को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसको सिर्फ रूही को दर्द पहुंचना था। PLZZ माफ कर दो मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, रूही ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रूही के पैर से खून निकलने लगा। पूरे कांच में खून ही खून लग रहा था। अभय उठा और रूही को खींचते हुए दूसरे रूम में ले गया। पूरे फर्श में खून ही खून बह रहा था। अभय ने रूही को एक खाली कांच के बने कंटेनर में छोड़ दिया। बाहर से गेट लॉक कर दिया और ऊपर से चूहे छोड़ दिए और खुद रूम के बाहर चला गया। प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ अंडरस्को, रूही अभय ने सामने गिड़गिड़ा रही थी। अभय को उसकी ऐसी हालत देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चूहे देखकर रूही चीख पड़ी। उसे चूहों से बहुत डर लगता था। चूहे उसके शरीर में रेंग रहे थे। वो कभी पैर के पास छिटकती, कभी सर के पास, कभी हाथ में तो कभी पेट पर। अंडरस्को प्लीज प्लीज अंडरस्को, बस उसके मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी। सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। चूहे धीरे धीरे ज्यादा बढ़ने लगे। रूही के शरीर में काटने के निशान थे, उसके शरीर से खून कहीं नीले पड़े निशान थे। रूही धीरे धीरे बेहोश हो गई। गार्ड जो उसे देख रहे थे उन्हें रूही पर तरस आ रहा था। वही राका भी खड़ा था। रूही को जब बेहोश देखा तो डर गया। उसने जल्दी से अभय को बुलाया और बताया रूही बेहोश हो गई है। अभय जल्दी से वहां आया। अभय ने कंटेनर का लॉक खोला और रूही को निकला। रूही को लेकर रूम में गया और जल्दी लेडी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने रूही की पूरी बॉडी पर पट्टी की और अभय ने उसे एक इंजेक्शन दिया। उसने वो लगाया। अभय ने डॉक्टर को चूहे का एंटीडोट दिया था जो कि उसके पास अवेलेबल रहता था। डॉक्टर खुद से रूही की हालत देखते हुए बोली, अंडरस्को कैसा निर्णय इंसान है, किसी लड़की को भी नहीं छोड़ा, बेचारी कितने दर्द में है। रूही बेहोशी में भी यही शब्द बोल रही थी, अंडरस्को प्लीज छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। अभय उसे देख रहा था। उसके सीने पर दर्द होने लगा। रूहिका को देखकर उसे वो दिन याद आ गया जब उसने उसे पहली बार देखा था। फ्लैशबैक अंडरस्को बहुत तेज बारिश हो रही थी। अभय अपनी एक मीटिंग से आ रहा था। उसकी कार एक सिग्नल के पास आकर रुकी। अभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई थी। 4-5 बच्चे बारिश में भीगने से बच रहे थे। वो रोड क्रॉस करना चाहते थे। एक लड़की जो कब से ये देख रही थी वो बच्चों के पास आई और अपने दुपट्टे को उनके सर पर ढक दिया।
और रोड क्रॉस कराने लगी। अभय की नजर उस लड़की पर पड़ी, वो उसे देखता ही रह गया। बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक, लाल होठ, होठों के नीचे एक तिल जो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा हो, छोटा सा प्यारा सा बेदाग चेहरा, गर्दन से फिसलती पानी की बूंदें। उसे देख अभय का गला सूखने लगा। लड़की बच्चों को रोड क्रॉस कराया। सारे बच्चे उसे खुश होकर गाल पर किस करने लगे। लड़की ने भी उन बच्चों को किस किया और किसी बात पर हंसने लगी। सिग्नल ग्रीन हुआ, गाड़ी आगे निकल गई। जब अभय ने देखा वो लड़की पीछे रह गई, अभय ने ड्राइवर को चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी रोक दी। अभय जल्दी से गाड़ी से उतरा। उसे देख बॉडीगार्ड भी गाड़ी से उतर गए। एक गार्ड ने जल्दी से छाता अभय के ऊपर रखा जिससे वो गीला न हो। अभय जल्दी से चलकर उसी जगह गया जहां वो लड़की थी, पर अब वहां वो लड़की थी, वो जा चुकी थी। शीट, कहाँ गई वो अंडस्को? अभय ने इधर उधर देखा। कौन सर अंडस्को? जैक ने कहा। अभय ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी में बैठ गया। फ्लैशबैक एंड। अभय वो दिन याद कर रूही को देखा। अंडस्को, तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मिली तो मेरे दोस्त की गुनहगार बनकर। मेरे लिए मेरे दोस्त से बढ़कर कोई नहीं है। मेरा प्यार भी नहीं अंडस्को। आग पडन के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी, माफिया किंग की क्वीन क्राउन रेड हार्ट। कमेंट्स करिए, बताइए कैसी लगी स्टोरी।